गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 43 है यूपीपीएससी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। ठीक है, ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप यूपीपीसीएस की फुल पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो जो चल रही है हमारी टेलीग्राम पर। बाकी इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 43 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सम्मिलित नहीं है इनमें। यह है स्थानांतरित कृषि का प्रकार, यह है संबद्ध क्षेत्र जिस क्षेत्र से वो संबंधित है। जैसे कि झूम कहाँ पर, बेबर कहाँ पर, दीपा कहाँ पर, पोडू कहाँ पर। तो झूम कृषि एक स्थानांतरित कृषि है, नॉर्थ ईस्ट की सही है ये। ठीक है, कतरन दहन भी इसको बोलते हैं, स्लैश एंड वर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं इसको। बेबर तथा डहियार मध्य प्रदेश में, दीपा छत्तीसगढ़ में, पोंडू तमिलनाडु। देखिए पोंडू तमिलनाडु नहीं है, गलत है ये। दीपा छत्तीसगढ़ सही है। बेबर तथा डहियार जो है मध्य प्रदेश में कहा जाता है। तो पोंडू कहाँ है? पोंडू है आंध्र प्रदेश में। तो दिए गए युग्मों का सही सुमेल जो है इस प्रकार से होगा। जो झूम है वो पूर्वोत्तर भारत में, बेबर तथा डहियार बुंदेलखंड संभाग यानी मध्य प्रदेश में, दीपा हो गई छत्तीसगढ़ के बस्तर में, और पोंडू कहा जाता है आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में प्रवेश करने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे कौन से हैं? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को, और पहले भी बताया है। ठीक है, कि प्रकाश तरंगें जब वायु से कांच में जाती हैं या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती हैं तो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति नहीं बदलती कभी, हमेशा याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, अब आवृत्ति को पकड़ के आप इसको पूरा एलिमिनेट कर दोगे, पहला भी हट जाएगा, दूसरा भी हट जाएगा, तीसरा हट जाएगा, तो चेंज क्या क्या होगा? वेवलेंथ चेंज होती है उसकी यानी तरंग दैर्घ्य चेंज होती है, और वेग चेंज होता है यानी वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। और प्रश्न पूछा जा सकता है दूसरी तरह से भी कि क्या चेंज होता है। तो क्या चेंज यहाँ तो पूछा है कि कौन से चर हैं जो प्रभावित होते हैं। तो वेवलेंथ और वेलोसिटी प्रभावित होते हैं, यानी तरंग दैर्घ्य और वेग प्रभावित होते हैं। जो प्रभावित नहीं होता तो उत्तर बदल जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंग दैर्घ्य और वेग बदल जाता है, यानी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है और वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, अभ्यास सीब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसका आयोजन 1997 से किया जा रहा है और इसमें नाटो राज्य तथा लाल सागर में स्थित नाटो सहयोगी देश शामिल होते हैं। देखिए पहला वाला करेक्ट है, दूसरा गलत है, क्योंकि इसमें नाटो राज्य तथा काला सागर क्षेत्र में स्थित नाटो सदस्य देश शामिल होते हैं, न कि लाल सागर। तो अभ्यास सी ब्रिज का आयोजन जो है 1997 से किया जा रहा है, 1997 से। पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि इस अभ्यास में नाटो राज्य तथा काला सागर क्षेत्र में स्थित नाटो सहयोगी देश शामिल होते हैं, न कि लाल सागर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो उर्वरक में नहीं पाया जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन फर्टिलाइजर? पोटेशियम, हाइड्रोजन, बोरोन, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम मोलिब्डेनम है, बोरोन है, हाइड्रोजन नहीं है, पोटेशियम है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। देखिए ऐसे उर्वरक जो हैं वो ऐसे रसायन होते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। उर्वरक में मुख्यतः उपस्थित होते हैं स्थूल पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। ये कौन से स्थूल कौन से सूक्ष्म, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछ लेता है, यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो में देखें तो कौन कौन? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, बोरोन है, क्लोरीन है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है और जिंक है। नंबर 6 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा काकोरी कांड का नाम क्या रखा गया है? नया नाम।
काकोरी ट्रेन मामला, काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी स्वतंत्रता ट्रेन, काकोरी ट्रेन डकैती। देखिए काकोरी कांड में ये जो कांड शब्द है, ठीक है, इसकी वजह से इसको हटाकर इसका नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। बी है इसका आंसर। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास के एक अहम अध्याय काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। इसका नाम इसलिए बदला गया क्योंकि कांड शब्द जो है वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के तहत इस घटना के अपमान की भावना को दर्शाता है। आपको याद हो कि काकोरी ट्रेन एक्शन एक डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश राज्य के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। ये डेट याद रखिएगा, एग्जैक्ट 9 अगस्त 1925। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। व्हेन इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये जून में मनाया जाता है, 7 जून को। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है और पहली बार द फ्यूचर ऑफ फूड सेफ्टी के तहत अदिस अबाबा सम्मेलन और जेनेवा फोरम द्वारा वर्ष 2019 में की गई खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए मनाया गया था यह दिवस। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा कराया गया है? पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी। तो दिल्ली स्थित पुराना किले के भवनों का निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने करवाया था और यहाँ स्थित किला ए कोहना मस्जिद और शेर मंडल आदि भवन भी शेरशाह सूरी द्वारा बनवाए गए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। उस जैन साधु का नाम बता दीजिए जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। हरिविजय सूरी। तो हरिविजय सूरी ही वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहा। इसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1582 में अकबर ने उक्त जैनाचार्य को जैन सिद्धांतों को समझने की इच्छा से आहूत किया और इनकी विद्वता एवं चिंतन तथा विनम्रता से प्रभावित होकर अकबर ने कुछ दिनों के लिए मांस भक्षण बंद कर दिया और पशु पक्षियों के वध पर रोक लगा दी। मुगल दरबार में भी हरिविजय सूरी लगभग 2 वर्षों तक रहा और इसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई। 10वां प्रश्न है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे? कौन थे? कौन थे 19वीं सदी के? राजा राम मोहन राय को तो हटा दीजिए, 19वीं सदी के थोड़ी थे वो। बहराम जी एम मालावारी, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालावारी थे। उनका जन्म बड़ौदा के एक पारसी परिवार में 1853 में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया। 1891 का सम्मति आयु अधिनियम जो है इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये बताइए। देखिए सिगफ्राइड लाइन, मैकमोहन रेखा, 38वीं समांतर रेखा और मैजिनाट लाइन। फ्रांस के साथ अपनी सीमा पर जर्मनी द्वारा खींची गई किलेबंदी की रेखा सिगफ्राइड लाइन करेक्ट है। उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा रेखा 38वीं समांतर रेखा है क्या? बिल्कुल। 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का सीमांकन किया गया। मैकमोहन है क्या? करेक्ट है, ये वाली गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच जो रेखा है वो मेजिनाट रेखा नहीं है, वो है 49वीं समांतर रेखा। ठीक है, ये है गलत। जो मेजिनाट लाइन है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा रेखा है। ये पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है ये इस तरह से। 12वां प्रश्न, काली मृदा भारत के निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रभाग में प्रभावी है? कहाँ पाई जाती है इनमें से? ब्लैक सॉइल, दक्कन ट्रैप में। ये है इसका आंसर। देखिए लावा से ढके क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी काली मिट्टी है और इस मिट्टी को अक्सर रेगुर के रूप में जाना जाता है।
लेकिन लोकप्रिय रूप से इसे काली कपास मृदा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कपास इन क्षेत्रों में सबसे आम पारंपरिक फसल रही है जहां यह मृदा पाई जाती है। काली मिट्टी ज़्यादातर दक्कन लावा पठार और मालवा पठार में विस्तारित है, जहां मध्यम वर्षा और अंतर्निहित बेसाल्टिक चट्टान दोनों हैं। देखिए, काली मिट्टी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत पूछते हैं इसको, इसी से एलिमिनेट होते हैं स्टेटमेंट। इसमें लोहा अधिक मात्रा में होता है, यानी आयरन अधिक होता है इसमें, और यह अत्यधिक नमी धारण करने की इसमें क्षमता होती है, लेकिन ह्यूमस की कमी होती है इसमें, ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन में ये तीनों भी थे, इनको भी पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। एक व्यक्ति ने भारत के एक क्षेत्र का दौरा किया और खैर, नीम, खेजड़ी और पलाश जैसे पेड़ उसने देखे या पाए। आपको बताइए कि उनमें से किस क्षेत्र का दौरा किया उसने, इनमें से किस क्षेत्र का दौरा किया उसने? रेगिस्तानी क्षेत्र, सुंदरबन डेल्टा, गारो हिल्स, मालाबार तट। उसने दौरा किया रेगिस्तानी क्षेत्र का, डी है इसका आंसर। देखिए, डी है इसका आंसर। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, यानी ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 20 से 70 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो यही हो गई। यहाँ का मौसम जो है शुष्क होता है, गर्म होता है और अधिक लंबा होता है। कंटीले वन एक प्रकार का मरुस्थलीय निर्माण है जिसमें झाड़ीनुमा वनस्पति होती है। कंटीले वनों में पाए जाने वाले जानवरों की बात अगर हम करें तो भेड़िया, चूहे, माइस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, खरगोश, लोमड़ी, बाघ, शेर, बनी गधा, घोड़े, ऊंट, चित्तीदार प्रिय, तिब्बती मृग और भेड़ मिलेंगी। देखिए, इन वनों में पौधे के अधिकांश भाग के लिए जो है पत्ती रहित रहते हैं। इन वनों में पौधे वर्ष के अधिकांश भाग के लिए पत्ती रहित रहते हैं और झाड़ीदार वनस्पति की भी अभिव्यक्ति देते हैं ये। अच्छा, यहाँ पाई जाने वाली जो मुख्य प्रजातियां वो कौन कौन सी हैं? बबूल है, बेर है, बनी खजूर है, खैर है, नीम है, खेजड़ी है, ताड़ है। ठीक है। और बबूल, हथेलिया, कैक्टी या कैक्टस भी यहाँ पाए जाते हैं, और यूफोरबियास। PDF मिलेगा, इसको पढ़ लीजिएगा टेलीग्राम के पेड ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। तराई क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? किस एलोवियल सॉइल मिलती है? ठीक है, जलोढ़ मृदा। तो तराई क्षेत्र में मिलेगी आपको एलोवियल सॉइल। देखिए, यह मिट्टी 3 महत्वपूर्ण हिमालयी नदी प्रणालियों जैसे कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा जमा की गई है, और यह मिट्टी पूर्वी तटीय मैदानों, विशेष रूप से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा में भी पाई जाती है। इसमें रेत, गाद और मिट्टी के विभिन्न अनुपात होते हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे कि द्वार, चोस और तराई में सामान्यतः पाई जाती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है इसके लिए कि इसे जो है पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, और ये स्टेटमेंट बनाकर ही पूछ लेते हैं एग्जाम में कि पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं और नई जलोढ़ को क्या कहते हैं, उल्टा कर देते हैं कभी इनको। तो जो खादर है वो नई जलोढ़ है और जो बांगर है वो पुरानी जलोढ़ है, याद रखिएगा, यानी एलोवियल सॉइल। और भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी जो पाई जाती है वो यही है, जलोढ़ मिट्टी, एलोवियल सॉइल। क्वेश्चन नंबर 15 है। कठोर मिट्टी पर मृत कीट के शरीर के अंग की छाप डैश का उदाहरण है? तलछट का, विरूपण साक्ष्य का, खाद का, जीवाश्म का। फॉसिल का है, फॉसिल, जीवाश्म का। देखिए, कठोर मिट्टी पर मृत कीट के शरीर के अंग की छाप जीवाश्म यानी फॉसिल का एक उदाहरण है। जीवाश्म पिछले भूवैज्ञानिक युग से प्राचीन जीवित जीवों या जीवों के संरक्षित निशान, कोमा, छाप और अवशेष हैं। और पृथ्वी की जो पपड़ी है वो विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बनी है, आपको पता हो तो। खनिज पदार्थ का कोई भी प्राकृतिक द्रव्यमान जो पृथ्वी की पपड़ी बनाता है चट्टान कहलाता है, और चट्टानें विभिन्न रंगों, आकार और बनावट की हो सकती हैं। जीवाश्म या फॉसिल आमतौर पर कई महाद्वीपों की अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। इसका कारण अवसादी नाम से काफ़ी समझा जाता है, जिसका अर्थ क्या है कि ये चट्टानें सदियों से एक ही अवस्था और स्थान पर बसी हुई हैं और बनी हुई हैं।
नंबर 16 पर आ जाइए। भारत के कौन से भाग में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती हैं? यानी इक्वेटर से आप पोलर रीजन पर जाओगे तो मिलेंगी वो सभी प्रकार की। कहाँ मिलेंगी? वेस्टर्न घाट में, पूर्वी घाट में, हिमालय में, डेल्टाई क्षेत्र में, हिमालय में। हिमालयाज, डेल्टा रीजन, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट। क्या है इसका आंसर? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर है हिमालयाज, ऑप्शन नंबर डी। तो हिमालय में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जिन्हें भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए देखा जा सकता है। ठीक है। भारत में 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। कौन कौन सी? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और दूसरी कौन सी है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, और तीसरी है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, और चौथी है मोंटानो के जंगल। ठीक है। और पांचवी है मैंग्रोव वन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिमालय में भारत की सभी प्रकार की वनस्पतियां और इन्हें भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल कॉल्ड? ऑर्निथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पेडोलॉजी, सॉइल साइंस। क्या कहेंगे इसका उत्तर? सॉइल साइंस मत लगा देना। इसका उत्तर है ऑर्निथोलॉजी, तो पक्षियों का अध्ययन होता है। ठीक है। एंटोमोलॉजी किसका होता है? मोलस्क का या कीट का? फिलहाल इसका उत्तर है सी, पिडोलॉजी। तो पिडोलॉजी एक ऐसा विषय है जो मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, और यह मिट्टी के निर्माण, मिट्टी की उत्पत्ति, मिट्टी के वर्गीकरण और मिट्टी के गुणों के विवरण से संबंधित है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें देखें, अतिरिक्त जानकारी। तो ऑर्निथोलॉजी है पक्षियों का अध्ययन, प्राणी शास्त्र की एक शाखा। एंटोमोलॉजी है कीड़ों का अध्ययन। ठीक है। प्राणी शास्त्र की एक शाखा यानी कीटों का। जियोलॉजी है पृथ्वी का अध्ययन। इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में मृदा संरक्षण का सबसे उचित तरीका कौन सा है इनमें? मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड सॉइल कंजर्वेशन इन कोस्टल रीजन एंड ड्राई रीजन। कौन सा है? कौन सा है? रक्षक मेखलाएं, रक्षक मेखलाएं। देखिए, पेड़ों और झाड़ियों का एक अवरोध है रक्षक मेखलाएं। ठीक है। जो हवा और तूफान से सुरक्षा प्रदान करता है और कटाव को कम करता है। किसके कटाव को? मिट्टी के कटाव को। रक्षक मेखलाएं एक विशिष्ट प्रकार की कृषि वानिकी प्रणाली है जो प्राकृतिक खतरों को कम करने में मदद करती है। यह तटीय और शुष्क क्षेत्रों में मृदा संरक्षण का सबसे उपयुक्त तरीका है। देखिए, मृदा संरक्षण मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को बनाए रखने के लिए कटाव और अन्य प्रकार की गिरावट से मिट्टी की सुरक्षा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तटीय और शुष्क क्षेत्रों में रक्षक मेखलाएं मृदा संरक्षण का सबसे उपयुक्त तरीका है। ये पूछ लेता है इस तरह से एग्जाम, पहाड़ी क्षेत्र में कौन सा है, ये सब पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। सेकंड लास्ट प्रश्न है, इसके बाद एक और प्रश्न है। स्कैंडिनेवियाई एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में पाया जाता है? नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। यूरोप। तो स्कैंडिनेवियाई नाम दक्षिणी सूडान के एक क्षेत्र से निकला है जिसे स्कैन या स्कैनिया कहा जाता है। नॉर्डर्न और नॉर्डिक दोनों शब्दों का अर्थ है उत्तर। ठीक है। इनका उपयोग सामूहिक रूप से 5 स्कैंडिनेवियाई देशों यानी कि स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और फैरो आइसलैंड के संदर्भ में करने के लिए किया गया है। देखिए, यह उत्तरी यूरोप का एक उपक्षेत्र है जिसका इसके घटक लोगों के साथ मजबूत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषाई संबंध है। यह है क्वेश्चन नंबर 20। अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किस एक भूपृष्ठ में उच्चतम एल्बिडो है? Which one of the following अर्थ सरफेस हैज हाईएस्ट एल्बिडो? एल्बिडो आसान भाषा में समझे तो एक रिफ्लेक्ट रेट है। आप कड़ी धूप में दोपहर में एक वाइट कलर की शर्ट पहन के निकला, एक ब्लैक कलर की शर्ट पहनकर निकला, किसका एल्बिडो अधिक है? जिसने सफ़ेद रंग की शर्ट पहन रखी है, यानी रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेगा ना। वो काला रंग तो एब्जॉर्ब कर लेगा,
गर्म कर देगा उसको। तो इसी तरह से समझ जाइए, उत्तर दे दीजिए ABC में से। जो स्नो माउंटेन होंगे, मतलब हिमाच्छादित जो पर्वत होंगे, वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे सूरज की रोशनी को, परावर्तित कर देंगे, तो इसी का एल्बिडो सबसे अच्छा होगा, ये है इसका आंसर। और मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि वनों का और पेड़ पौधों का तो खाना ही होती है ना, धूप रिफ्लेक्ट थोड़ी करते हैं उसको। देखिए, एक पिंड या सतह प्रकाश के एक अंश को परावर्तित करती है, जिसे कहते हैं एल्बिडो। एल्बिडो दो प्रकार की होती है, होता है स्थलीय एल्बिडो, खगोलीय एल्बिडो। सामान्यतः एल्बिडो को सामान्य परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, एल्बिडो भी सूर्य की किरणों की तिरछी किरणों के लिए अधिक और ऊर्ध्वाधर या लगभग ऊर्ध्वाधर किरणों के लिए अपतन कोण के अनुसार अलग होता है। इससे हम कह सकते हैं कि, देखिए, इससे हम यह प्राप्त कर सकते हैं कि सुबह और देर शाम के दौरान एल्बिडो अपेक्षाकृत अधिक होगा या होगी, क्योंकि सूर्य की किरणें दोनों समय तिरछी होती हैं। एल्बिडो के मान की बात करें तो हिमपात या बर्फ में एल्बिडो अधिक होता है, क्योंकि ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, वाइट सरफेस ज़्यादा है। ताज़ा हिमपात में सबसे अधिक परावर्तन होता है और इसलिए उच्चतम एल्बिडो होता है। और काली मिट्टी में सबसे कम एल्बिडो होता है, क्योंकि यह सौर विकिरण की अधिकतम मात्रा को अवशोषित करती है, ब्लैक सॉइल। वो एग्जांपल दिया था ना, वो काली शर्ट पहन कर निकला, वाइट शर्ट पहन कर निकला। ये इसका बाइलिंगुअल है, इसको भी पढ़ लीजिएगा जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं, क्योंकि ये कुछ वर्ड्स क्लिष्ट होते हैं। वैसे तो देवनागरी में एल्बिडो ही लिखा है। ठीक है, तो 20 प्रश्न थे। इस टेस्ट सीरीज़ की आप PDF प्राप्त कर सकते हो, फुल टेस्ट प्राप्त कर सकते हो, इसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है 9560112583, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहें।